बात जरा सियासत की भी करते हैं, क्योंकि सियासी बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक बड़ा बयान आया जिसको हम सुबह से आपके सामने रख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जेलों में कोई भी सियासी कैदी मौजूद नहीं है, यह मानना है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का। और जब यह बयान सामने आया इसके बाद जबरदस्त हंगामा और हलचल भी देखने को मिली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक 20 से 25 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या एनआईए कार्रवाई कर रही है और उन सब पर मामला कौमी तहकीकाती एजेंसी हो या ईडी हो, उन पर टेरर फंडिंग का मामला है, यानी वो कहीं ना कहीं मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस पाए जा रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई चल रही है। माइनस अगर आप इनको करें तो आपको कोई भी सियासी कैदी नहीं मिलेगा। यह जवाब उस वक्त आया है जब ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर यह पिच किया गया था कि सभी सियासी कैदियों की रिहाई हो। तो क्या यह माना जाए कि अब बड़ा सवाल पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के लिए सामने आ गया है कि वो उस व्हाइट पेपर को जारी करे जिस व्हाइट पेपर को लेकर उन्होंने उस दिन बात की थी जब पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को बनाया गया था और यह कहा गया था कि अब हम सारी बातें ब्लैक एंड व्हाइट में सामने रखेंगे। तो क्या इस मामले पर भी एक फहरिस्त सामने रखी जाएगी कि किन्हें वो पॉलिटिकल कैदी मान रहे हैं और कौन ऐसे हैं जिन्हें वो पॉलिटिकल कैदी नहीं मानते हैं? और अगर ये वजाहत उनकी तरफ से आती है तो जरूर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक आने वाले दिनों में क्या कुछ करना उन्हें मदद मिल सकती है। वरना सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि एक पॉलिटिकल नारा था जिसका सियासी जवाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से दिया गया है। इसको समझने की जरूरत है, डिकोड करने की जरूरत है। इसको समझने के लिए सीधे हम जम्मू चलेंगे। मारूफ तजिया निगार सोहेल काजमी इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सोहेल काजमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल रात से बयान सामने है और उम्मीद यह लगाई जा रही थी कि एक जेल स्टेटमेंट अलायंस की तरफ से आएगा जिसमें यह कहा जाएगा कि देखिए ये 10 लोग हैं जी, ये 100 लोग हैं जिन्हें आपने रिलीज करना है, जिन्हें हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स मान रहे हैं। यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो बात सामने रखी कि एक भी नहीं है, जो 10 से 15 या 15 से 20 लोग हैं या तो वो टेरर फंडिंग में है या ईडी की नोटिस पर है, उनके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। कैसे इस बयान को हम देखें, कितना मजबूत बयान ये है और इस बयान के आने के बाद सिचुएशन को आप कहां पर देख रहे हैं? एलजी जो है इस वक्त हेड के स्टेट के हेड हैं और राजभवन से कोई कम्युनिकेशन जब निकलती है तो बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी कॉन्फिडेंशियल तरीके से निकलती है और बड़े वसूख से निकलती है सारी चीजों पे शेयर करने के बाद। और अगर ऑनरेबल गवर्नर साहब ने ये कहा है तो ये बिल्कुल सच पे बनना होगा और जो भी लोग ईडी में या बाकी चीजों में फंसे हैं या उन चीजों के है, अगर आप उनको भी अलाइन करते हैं सियासी कैदियों के हिसाब से तो मैं समझता हूँ गलत है। और वो जो भी आपको लगता है पॉलिटिकल प्रिजनर्स है तो उसकी लिस्ट इमीडिएट देनी चाहिए, कम्युनिकेट करनी चाहिए राजभवन को, ताकि एक अच्छा उनकी तरफ से रिबटल आ जाए बाहर, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। काजमी साहब, क्या मैं ये मानूं कि जिस पॉलिटिकल स्लोगन को लेकर दिल्ली में 24 तारीख को दिया गया था कि देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर आपने सियासी कैदियों की रिहाई करनी होगी, और उसी पॉलिटिकल विजन के तहत होम मिनिस्ट्री ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का सहारा लेते हुए बयान जारी करवाया? देखिए ऐसा होता नहीं है, कोई भी इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो है वो हवा में नहीं आ सकती है और इसको थॉरली प्रूव करके चेक करके फिर ऑथेंटिसिटी से ये स्टेटमेंट एलजी साहब ने दी होगी। और मुझे लगता है कि अगर ऐसी स्टेटमेंट में कोई चीज है जो पॉलिटिकल पार्टीज को गवारा नहीं है तो उनको इमीडिएट उसकी लिस्ट देनी चाहिए या मीडिया के सामने लाना चाहिए, क्योंकि आज भी महबूबा मुफ्ती जी जम्मू में है, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ लोगों को ज्वाइन करवाया बीडीपी, तो वो वहां भी कह सकती थी। तो ऐसी कोई स्टेटमेंट अभी मैंने सुनी नहीं है। तो ये खामोशी को कैसे हम देखें, या जानबूझकर ये खामोशी है या एक डिप्लोमेटिक वे अडॉप्ट किया पीएचडी ने, चलिए देखते हैं कि आगे होगा क्या, अब हम मीटिंग करेंगे फिर हम लिस्ट बताएंगे। क्योंकि मुझे याद है जब पीएचडी बनी थी तो 2 बातों का ऐलान किया गया था, हम जी एक व्हाइट पेपर लाएंगे जिस व्हाइट पेपर के अंदर कार्रवाई होगी सारी कि डेवलपमेंट किस रफ्तार से चला था सरकारों के दौरान और किस तरीके से अब हो रहा है। न तो वो व्हाइट पेपर सामने आया और शायद इस मामले पर भी जो खामोशी है ये एक
खतरनाक मामला हो सकता है? देखिए, पीएचडी का बनना ही एक डिप्लोमेटिक एंगल था और वो आपको पता भी चल गया जब ये मीटिंग्स में गए तो सबने कहा कि हमें अलग अलग न्योता आया है और पीएचडी का जो वजूद है वो वही तभी आपको सामने दिखता है पिछले 6 महीनों में जब जब मध्य से कोई हलचल होती है तो पीएचडी इकट्ठी हो जाती है। लेकिन आप क्योंकि लिमिटेशन की तरफ चल रहे हैं और इलेक्शंस का इंतजार है तो आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने रोड मैप पे काम करना चाहती हैं और वो दिख भी रहा है क्योंकि जो सरगर्मियां श्रीनगर में एससी की बढ़ गई है और जम्मू में आज महबूबा मुफ्ती जी की 3 दिन के विजिट में बढ़ गई तो इंडिकेट करता है कि पॉलिटिकल स्टंट शुरू हो चुके हैं क्योंकि डिलिमिटेशन और इलेक्शंस का जो मीटिंग के बाद एक जो आवाज आई है उससे सबने अपना अपना डफली बजाना शुरू कर दी है और उसके बाद ये अगर पॉलिटिकल बिजनेस की बात को भी लेंगे या उठाएंगे तो वो भी एक पॉलिटिकल स्टंट होगा। सुहेल काज़मी साहब, जब मैं पीएचडी का मुकाबला करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए से करता हूं या लेह के अंदर जो अलायंस बना है उसके साथ करता हूं तो मुझे लगता है कि लद्दाख वाले जो लोग हैं वो पॉलिटिकली काफी ज्यादा मैच्योर है जम्मू कश्मीर की सीनियर लीडरशिप से। क्यों? उसके पीछे एक बड़ा लॉजिक मेरी नजर में, आप जरा इसकी वजाहत कीजिएगा कि करगिल को जब कहा गया कि हम इंडिविजुअल दावतनामा भेजेंगे, उन्होंने कहा कि हम आएंगे नहीं जी, भेजना होगा तो अलायंस को भेजिए। लेह वालों को कहा कि इंडिविजुअल दावतनामा, उन्होंने कहा कि नहीं जी हमारे पास अलायंस है तो वही अलायंस बात के लिए जाएगा। तो कश्मीर आते आते क्या कश्मीर वालों को अब लेह से सीखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल स्ट्रगल कैसे की जाती है और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाया जाता है? देखिए, मैं तो सलाम करता हूँ करगिल और लद्दाख के लोगों को इतनी मुसीबतें देखने के बावजूद और इतनी प्योर कनेक्टिविटी से कट ऑफ होने के बावजूद वो ज्वाइंटली काम करते हैं। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई और अपनी जद्दोजहद से लगे आज यूनियन टेरिटरी में पहुंच गए। तो नेचुरली हमें इन पॉलिटिकल पार्टीज को और यहाँ के लोगों को सीखना चाहिए लद्दाख के लोगों से और मुझे तो लगता है अगर उनकी इस तरह स्ट्रगल जारी रहेगी और जिस तरह से वो लद्दाख को देखना चाहते हो तो क्या पता कल लद्दाख और करगिल एक स्टेट बन जाए क्योंकि यूनानिमसली किसी अच्छी चीज के लिए अगर आप जंग करें या लड़ाई करें या मुजाहरा करें अल्टीमेटली आपकी साइलेंट वॉइसेस जो होती हैं वो जरूर पूरी होती हैं। और करगिल और लद्दाख के आज एजुकेशन का लेवल देखें, वहाँ आज इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, यूनिवर्सिटीज देखें, हॉस्पिटल देखें तो इसीलिए मुमकिन है क्योंकि यूनानिमस वॉइस पे बात करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं करते हैं और यूनानिमसली नेचुरली यू विन एंड ये आपके सामने है। अच्छा, ये क्या मैं उसको ऐसे भी देखूं कि लद्दाख के अंदर जिस तरीके से लोगों ने एक अकाउंटेबिलिटी कायम की है, चाहे वो लेह के लोग हो या करगिल के लोग हो, मानते कि भैया हाँ आप बने हैं लेकिन आप अकाउंटेबल हैं। जम्मू कश्मीर आते आते पॉलिटिकल विल अपनी जगह जरूर हो सकता है, एक तो अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है और फिर लोग भी चलो भाई चल रहा है, चलने दो जी, चल रहा है। ये जो चलने दो है वो उस व्यू को आगे बढ़ा रहा है जो शायद जम्मू कश्मीर की स्टेबिलिटी के लिए बड़ा खतरा बाद में बनता है। साहब का बयान आया है कि जम्मू के अपने मसाइल हैं, कश्मीर के अपने मसाइल हैं। जो 3 टाइम यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे वो ऐसी बात करते हैं कि जम्मू को अपने मसाइल के हिसाब से देखिए और कश्मीर को अपने मसाइल, which is a very unfortunate statement because he has been the chief minister thrice of Jammu Kashmir state and he should also talk of whole of the Jammu Kashmir state the problems are concerned। लेकिन आप जब इतने बड़े दिग्गज नेता ऐसी बात करते हैं जम्मू का मसाइल अलग, कश्मीर के अलग, तो नेचुरली करगिल और लद्दाख के भी अलग है तो वो अपनी बात यूनानिमसली करके अपनी बात मनवा रहे हैं। तो ठीक है जी, फारूक साहब की जरा स्टेटमेंट को भी जरा और वजाहत कीजिए, आप चूंकि आप पॉलिटिकल कमेंटेटर और नजर रखते हैं। फारूक साहब का ये बयान जो है ना, और उस वक्त देना जब वो वालदा के मज़ार पर थे, मीडिया सामने थी, सवाल एक पूछा गया था कि मेमोरेंडम अलग अलग क्यों गया, उस पर इस तरीके का रिएक्शन देना और कहना कि आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं, आपको क्या परेशानी है, ये एरोगेंस है या परेशानी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर? एक्चुअली वो जिस तरह से कंसीव्ड सिस्टम से यहाँ सियासत करते रहे हैं उनको भी पता है कि आज उस ढंग से सियासत करना बड़ा मुश्किल है जम्मू कश्मीर में और उस चीजों को देखते हुए अब वो कश्मीरी सेंटिमेंट्स के सहारे कश्मीर की बात को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो सियासतदान है, he knows better, he is a newsmaker, whatever he says it becomes news but it is very unfortunate when he talks कि जम्मू को अपना मसाइल देखना चाहिए, कश्मीर को अपने मसाइल देखने चाहिए। तो
तो फिर जो ट्राइफर्केशन की बातें हो रही, कहीं ना कहीं फारूक साहब तो उसको भी एंडोर्स कर रहे हैं। लद्दाख के अपने मसाइल है, अलग है, जम्मू के अपने मसाइल है, अलग है, कश्मीर के अलग मसाइल है, अलग है। तो कहीं ना कहीं फिर जो इल्जाम इन पर है कि आप तो वही बात कर रहे हैं ना जो अदर पार्टीज दिल्ली के अंदर या और कोई कर रहा है, तो हैंड इन ग्लाउज तो कुछ नहीं हुआ है 24 तारीख को। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। मैंने आपसे कहा ना, जब तक मीटिंग नहीं हुई थी तब तक सुरोर थे, मीटिंग होगी तो सुरोर हो गए। आज कश्मीर में बैठे सुरोर है। ये आने वाले दिनों में आपको पता है इतना इजी नहीं होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उस तरह से सियासत करना जिस तरह से आगे पहले वो करते रहे हैं। और अब नंबर गेम शुरू हो चुकी है कि हमें सीट्स कहां से लेनी है। वो कश्मीरी सेंटिमेंट्स को देख के कश्मीरी वोटर्स को अपील कर रहे हैं और बोलते जम्मू के लोग शायद बीजेपी के यहाँ पा रहे हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि फिर दोबारा डबल स्पीक जो है वो शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी सुहेल काज़मी साहब, आप समझ सकते हैं जी सुहेल काज़मी साहब ने कहां की ओर इशारा किया। लेकिन थोड़ी देर पहले मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से यही तीखा सवाल पूछा गया पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में, क्या कुछ उन्होंने कहा, फटाफट से आप इसको जरा देख लीजिएगा। पहले रशीद जेल में है, वो एमएलए भी रही, वहां और भी लोग हैं जिनके ख्यालात के साथ इत्तेफाक ना भी हो, लेकिन उन्हें मुजरिम अदालतों ने अभी तक मुजरिम करार दिया नहीं। कोई केस उनके खिलाफ साबित हुआ नहीं, लिहाजा उन्हें मुजरिम करार देना, दहशतगर्द करार देना और इस आड़ में उनको जेलों में बंद रखना इंसाफ का तकाजा नहीं। आज मैं भी याद दिलाना चाहूंगा, एक अलील बीमार और एक उम्र रसीदा शख्स जो प्रीस्ट रहे हैं, ट्राइबल एरियाज में काम करने वाले, महज इस वजह से वो इस दुनिया से चले गए, इलाज नहीं मिला, महज इस वजह से उन्हें कादबंद के सलाखों के पीछे रखा कि उनके नजरियात के साथ, सोच के साथ मौजूदा वक्त की सरकार को मंजूर नहीं, इख्तिलाफ राय है। पूरी दुनिया में हाहाकार मची, वावेला किया गया, लेकिन सरकार है टस से मस होती नहीं। एलजी साहब, एतमाद साजी का अमल शुरू होना चाहिए और एतमाद साजी का अमल सख्त गिर रवैया अपनाकर हो नहीं सकता। सवाल पूछा गया कि जम्मू कश्मीर के सियासी कैदियों की रिहाई के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। जवाब आया कि एक और रियासत में किसी को कैद किया गया था जिसकी मौत हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर से एक नाम सामने रखा गया, इंजीनियर रशीद, जिसने चुनाव भी लड़ा, जीता भी, लेकिन अभी उनके ऊपर फर्द जुर्म जो आयद किया गया वो साबित नहीं हुआ है। यानी कहीं ना कहीं नाम सामने नहीं आए, दलील सामने रखने की कोशिश की गई। यही सवाल आज अपनी पार्टी के सरपरस्त सईद अल्ताफ बुखारी के सामने भी रखा गया। हमारे नुमाइंदे ने पूछा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को क्या आप नाम बताएंगे, तो जरा सुनिए कितने नाम गिना पाए सईद अल्ताफ बुखारी, जिनका नारा यही है कि सियासी कैदियों को छोड़ा जाए। देखिए, मुझे मालूम नहीं है उन्होंने किस तनाजुर में कहा है। जहाँ तक हमें मालूम है अभी तक काफ़ी वैसे लीडर हैं, जैसे यहाँ के इंजीनियर रशीद साहब अभी बंद है। मैं तो अपील करूँगा आपकी वसातत से भी कि उनको शायद इल्म नहीं होगा, उसे फ़ौरन रिहा करें। तो इसके अलावा सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे कि जो भी मतलब इस वक्त जो है मतलब मुलाजिमों को जो है बरतरफ किया जा रहा है, तो उसका क्या स्टैंड है? देखिए, लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स, किसी को भी गैर कानूनी तौर पे नहीं निकाला जाना चाहिए। चलिए जी, सईद अल्ताफ बुखारी को आप सुन रहे थे कि इंजीनियर रशीद है जी, इसलिए याद दिलाना चाहते हैं, बाकी कौन है, खामोशी है। और उसके बाद मुलाजमीन के मामले पर जैसे महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एहतियात से काम लेना चाहिए, गैर जरूरी किसी को तंग नहीं करना चाहिए, उसी को टो करते हुए या उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए अल्ताफ बुखारी भी आज यही बात कहते हुए नजर आई। फिलहाल ये तो बात थी जनाब मनोज सिन्हा के बयान के बाद क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके की सूरत हाल बनी।